नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर आप और बीजेपी के बीच आमने सामने की जंग छिड़ गई है। आपने टीचर्स को फिनलैंड भेजने को लेकर एलजी दफ्तर तक मार्च किया है। सही कह रहे हैं, टीचर्स को नहीं भेजना चाहिए, उनसे पूछो जरा। सर आपने बोला था मुझे सारे मांगेंगे। सर आपने बोला तो शिक्षकों की ट्रेनिंग पर एलजी ने रोक लगाई है, जिसको लेकर आप के विधायक और साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे जुड़े प्रस्ताव को एलजी ने खारिज किया है। उन्होंने आपके आरोपों को भड़काने वाला और झूठा करार दिया है। राजभवन की ओर से बयान आया है, ट्रेनिंग रोकने के आरोप भटकाने वाले हैं, ये राजभवन की ओर से कहा गया है। एलजी ने नहीं रोका है कोई प्रस्ताव, ये भी स्टेटमेंट के जरिए कहा गया। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुणाल, असलियत क्या है? क्या वाकई एलजी ने नहीं रोका है? किस तरीके की ये स्थिति है जिसमें अब प्रदर्शन तक की नौबत आ गई है? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो फिनलैंड का ट्रिप था कुछ, तो एक तरीके से ट्रेनिंग के पर्पज से ये पूरा ट्रिप था, जिसको लेकर के उपराज्यपाल से अनुमति मांगी गई थी। उपराज्यपाल ने उस पर 3 बिंदुओं पर साफ तौर पर जवाब मांगा था, इसको खारिज नहीं किया है। 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पहला बिंदु तो ये है कि जो पहले इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है उसके बारे में आप जानकारी मुहैया कराएं। दूसरा बिंदु ये है कि आखिरकार इसका जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है उसको आप रखें। और तीसरा पॉइंट ये है कि क्या हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, क्या वहां पर भेज करके शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं करवाई जा सकती है, ताकि जो अपने यहाँ जो संस्थान है उनका फायदा उठाया जा सके और खर्च भी कम आए। इन 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, जिसको आम आदमी पार्टी कर रही है कि उन्होंने प्रस्ताव को रोक दिया है, खारिज कर दिया है। तो यही टकराव का मुख्य आधार है। जब अभी मीटिंग हुई थी शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की, उसमें भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीके सक्सेना के सामने ये बात रखी थी और वहां पर भी उन्हें यही जवाब दिया गया था उपराज्यपाल की तरफ से कि आप जवाब भेज दें, उसके बाद जो भी होगा वो हम उसके हिसाब से फैसला लेंगे। लेकिन उपराज्यपाल सचिवालय का कहना यह है क्या कि जवाब नहीं भेजा गया है और मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कुमार कुणाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का ये प्रस्ताव खारिज नहीं किया है, ये एलजी दफ्तर की ओर से बयान आया है। दिल्ली में आज दोपहर बाद पीएम मोदी का मेगा रोड शो होना है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से पटेल चौक से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो करेंगे। इसे 2023 में 9 राज्यों चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पीएम मोदी के रोड शो के साथ ही आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे संबोधित करेंगे, जबकि पीएम मोदी कल कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के साथ कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। उनका कार्यकाल इसी महीने 20 जनवरी को खत्म हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो जेपी नड्डा बीजेपी के लगातार 2 बार कमान थामने वाले तीसरे नेता बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह लगातार 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, एक तरफ तो कार्यकारिणी की बैठक और रोड शो का आयोजन किया गया है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल कुछ भी नहीं है, तो एक छोटी मोटी एक्सरसाइज है और बीजेपी जो है उनकी भारत जोड़ो यात्रा से डरकर ऐसा कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जो भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में रहेंगे, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं वो और पूरे देश भर से 250 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है वो इस सभा के अंदर रहने वाले हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोड शो है, ये रोड शो गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, उस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और अभिनंदन करने के लिए दिल्ली के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के वो एकत्रित हो रहे हैं। सरदार पटेल चौक से कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, वहां तक ये रोड शो रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ रोड शो में पैदल चल के आने वाले हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं के साथ वो डायरेक्ट रूबरू होंगे। और बड़ी चीज ये है, जैसा कि आपने भी बताया नेहा, कि इस बैठक के अंदर जो आने वाले राज्यों के चुनाव है, चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो या फिर जो है मेघालय के चुनाव हो, उनको लेकर बैठक में चर्चा होगी। तेलंगाना का चुनाव हो, कर्नाटक का हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन विधानसभा चुनावों का फीडबैक लिया जाएगा और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें होंगी। 2024 के लिए कहा जा सकता है कि यहीं से भारतीय जनता पार्टी बिगुल फूकेगी, क्योंकि 161 सीटें ऐसी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टारगेट किया, जिनको पिछली बार वो जीत नहीं पाई थी, जो उनके सहयोगियों से अलग होकर उन्होंने लड़ी थी। ये 161 सीटें वो है जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इन सीटों में ज्यादातर सीटें उन्होंने जीत ली तो 2024 का जो उनका टारगेट है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का, उसमें एक बड़ी भूमिका इन 160 सीटों पर रहेगी। इन 160 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को जो है वो 3 से 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। जाइए वहां पर लोगों से मिलिए, काम कीजिए और नीचे का फीडबैक लीजिए कि किस तरीके से जो है हमको चुनाव के अंदर जाना है। कार्यकर्ताओं को का जो है मनोबल बढ़ाइए, संगठन को देखिए। इन सब चीजों को लेकर एक विस्तृत चर्चा होगी और साथ ही साथ जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है लगभग 1.5 साल का। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो है जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाए रखे जा सकता है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को जो है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें भी एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर संविधान को देखें तो उसमें किसी भी अध्यक्ष को 2 कार्यकाल लगातार करने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन जेपी नड्डा को पूरा कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए विस्तार नहीं मिलेगा, उनको 1.5 साल का विस्तार मिलेगा। उसके बाद नए अध्यक्ष जो है 2024 के चुनाव के बाद वो चुने जाएंगे। उसकी एक संगठनात्मक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा चुनावों के लिए आगामी और लोकसभा चुनावों के लिए यहीं से बिगुल फूंक कर चलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पीएम के रोड शो को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ते हुए बीजेपी की बौखलाहट से जोड़ दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी से तुलना के लिए वैसी राष्ट्रभक्ति चाहिए। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, जो कि पटेल चौक से जो है आगे की तरफ कन्वेंशन सेंटर जाएगा, एक तरह की बौखलाहट कही जा रही है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट है, इसलिए रोड शो हो रहा है और देखिए पीएम को रोड शो करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल करके खुश हैं और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। अरे भाई, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मोदी जी निकलेंगे, हम तो उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पे खड़े होंगे। और दिल्ली की जनता को भी बोला है, आप भी आएंगे, मोदी जी से मुलाकात हो जाएगी। तब मुलाकात करने कितने लोग आते हैं हम देखेंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस की हताशा ये बता रही है कि उनके पास और कुछ है ही नहीं।
नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा सोच होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा गरीबों के लिए समर्पित सरकार होनी चाहिए। बर्फीले तूफान के संकट के बीच अब भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीले तूफान का कहर आ सकता है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 जिलों के लिए अलर्ट है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फीला तूफान तबाही मचा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा कुपवाड़ा पर है, जहां के लिए हाई अलर्ट है। वहीं बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी के लिए मध्यम स्तर का खतरा है। वैसे कश्मीर के ज्यादातर हिस्से हिमपात के गवाह बने हैं। शुक्रवार तक श्रीनगर में भी खूब बर्फबारी हुई। श्रीनगर के बाजार का हाल देखिए, झमाझम बर्फ गिरी। तस्वीरें देखिए, चारों ओर सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। इस बर्फ ने यहाँ रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कों से लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा खुशी है, ये मौसम ये एंजॉय करने का, और इसकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कश्मीरी आवाम को ज्यादातर, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। डोडा में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। लगातार बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हुई। सड़कों पर यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि सड़क साफ कराने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ी लगानी पड़ी। देखिए रास्तों से कैसे बर्फ हटाई जा रही है ताकि आवाजाही में परेशानी ना हो। मौसम विभाग कह रहा है कि घाटी में संकट अभी टला नहीं है। बर्फबारी के बाद अब तापमान भी गिरा है, जिसकी वजह से जिंदगी ठप हो गई है। पहाड़ी इलाकों में इस बर्फबारी ने लोगों के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। जहां सड़कों से छोटे छोटे गांवों का संपर्क नजदीकी कस्बों से टूटा हुआ है, वहीं पर लोगों को पैदल भी चलने फिरने में इतनी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जिस अंदाज से 2 से 3 फुट बर्फ शोपियान, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। ठंड का सितम अपने शबाब पर है, लेकिन अभी इसके और भी बढ़ने के आसार हैं। लगता है इस बार दिल्ली जम जाएगी और पारा गिरने का नया कीर्तिमान बन सकता है। ठिठुरती दिल्ली, जमते पहाड़, ठंड से लोगों का हुआ बुरा हाल। मैदान से लेकर पहाड़ तक जमता जीवन, कहर बनकर टूट रही है प्रचंड ठंड। पहाड़ों पर आ गया बर्फकाल। दिल्ली में दिखने लगा आपातकाल। बर्फबारी से लगने लगा पहाड़ों पर कर्फ्यू। उत्तराखंड के खंड खंड में बर्फबारी। बहुत अच्छा लग रहा है, फोटो के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं कि कुछ और भी आपने कुछ स्लाइडिंग भी किया है? एंजॉय सब देखा। होटल के सामने बहुत अच्छा व्यू है। हिमाचल में आ गई सफेद आफत। ज्यादा खुशी है, ये मौसम ये एंजॉय करने का, और इसकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कश्मीरी आवाम को ज्यादातर। कश्मीर के कई इलाकों में जिंदगी पर भारी बर्फ। घर, सड़क, पेड़ पौधों पर जम गई है बर्फ की चादर। माइनस को छूने लगा है तापमान का पारा। दिल्ली में अब टूटने लगा है ठंड का रिकॉर्ड।
कांप रही है दिल्ली, थर्रा रहे हैं यूपी, एमपी, हरियाणा और पंजाब। रेगिस्तान में भी ठंडा सुर का आतंक। पहाड़ों से मैदान और रेगिस्तान तक ठंड का प्रचंड प्रहार। जी हां, मौजूदा जो सूरत हाल है उसे देखकर तो यही लगता है कि हो ना हो इस बार सर्दी अपने सितम की पराकाष्ठा करके ही मानेगी। इस बार दिल्ली ऐसी सर्दी के सामने ठिठुरेगी जैसा इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है उसके लिए दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी ठंड अभी और बढ़ने के आसार है। बढ़ने लगा है दिल्ली में ठंड का सितम, माइनस की तरफ सरकने लगा पारा। देश की राजधानी में मौसम का येलो अलर्ट। दिल्ली में पहुंचेगा न्यूनतम तापमान का पीक। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। शीतलहर की चादर ने समूची दिल्ली को पूरी तरह लपेट रखा है। बेशक दिन में दिल्ली के आसमान में सूरज चमकता नजर आ रहा है, लेकिन यह सुबह और रात के तेजी से गिरते तापमान को थामने की गारंटी नहीं दे रहा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अब जनवरी के दूसरे हाफ में ठंड का सितम बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक बड़ा ठंडा रिकॉर्ड होगा। आमतौर पर यही देखा जाता है कि हर साल लोहड़ी और मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद ठंड की मार हल्की होने लगती है, लेकिन इस बार 15 जनवरी के बाद से ही मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यानी अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 16 से 18 जनवरी के बीच ठंड अपने पीक पर होगी। ये जो गिरावट है वो पूरे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और इसका कारण ये है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब निकल जाता है यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो जहाँ स्नोफॉल हो चुका होता है तो वो जो बर्फीली हवाएं हैं वहाँ स्नो क्लैड माउंटेन से वो उत्तर दिशा से आना शुरू हो जाती हैं, जो तापमान को बहुत तेजी से गिराती हैं। इस समय धूप निकल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को उठने नहीं दे रही हैं, तो जो डे टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है। दिल्ली में खून जमाने वाली ठंड पड़ने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार 11 जनवरी 1967 को दिल्ली के पालम में तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह आंकड़ा अभी भी एक रिकॉर्ड है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। आसपास लोग हैं जो ठंड को इस अलाव से भगा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम तो पूरी रात आग के सहारे बैठे रहते हैं यहाँ पे। आग के सहारे बैठे रहते हैं। कैसी ठंड पड़ी भैया? बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया। हवा कैसी चल रही है? हवा ज्यादा चल रहा है। हवा ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी। जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उस वजह से लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। और अगर बात करें तापमान की तो 6 डिग्री 7 डिग्री पिछले दिनों रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तापमान गिरने के इस अलर्ट के पीछे एक वजह पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसकी वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें हम शीतलहर कहते हैं। इसी पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होती है, जिसकी हवाएं दिल्ली की तरफ आती हैं। यही कारण है कि राजधानी के तापमान में गिरावट हो रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। राजस्थान में 3 से -4 डिग्री सेल्सियस, पंजाब में 3 से -2 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में 4 से -2 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में 5 से -1 डिग्री सेल्सियस, यूपी में 6 से 1 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ से मैदान तक जमने वाली ठंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी है तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का येलो अलर्ट है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा -4.7 तक गिर गया है। घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। इस कोहरे ने सैकड़ों ट्रेनों को रद्द करवा दिया है। जाहिर है ट्रेन के रद्द होने का सीधा मतलब है लोगों की परेशानियों में बेहिसाब इजाफा होना। शीतलहर का अटैक राजधानी दिल्ली
के लोगों को होने वाला है। आपको बता दें कि एनसीआर के शहरों में कुछ इलाकों में जो है घने कोहरे की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी घटकर 3 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने जतलाया है। साफ तौर पर बचाव रखना बहुत जरूरी है, यानी ये ठंड जाते जाते और ज्यादा सताएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में भीषण ठंड और फिर 3 दिन पूरे भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर 2 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आज तक ब्यूरो। और ठंड की इस चादर ने सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। आलम यह है कि इस कोल्ड अटैक की गिरफ्त में समूचा उत्तर भारत लगभग पूरी तरह से आ चुका है। पिछले सालों में यही देखा गया था कि 14 जनवरी के बाद से सूरज इस पूरे हिस्से का तापमान बढ़ा देता है, लेकिन क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? अगले 3 दिन इसी सवाल का जवाब देंगे। भारत के नॉर्थ पर कोल्ड अटैक, सर्दी को मिल रहा है कोहरे का साथ। पूरी तरह एक्टिव हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सावधान, सर्दी और सितम ढाने वाली है। जनवरी की ये तस्वीरें नजरों के सामने आते ही पूरे बदन में ठिठुरन सी होने लगती है। धूप नदारद, सर्द हवा में ठिठुरते लोग, ठंड से वीरान पड़ती सड़कें। यूं तो ये मंजर हर साल का है, लेकिन इस बार जरा बात कुछ और है। लेकिन इस बार जनवरी की सर्दी वाली आफत कुछ लंबी खिंच रही है। ठंड तो आज तो मामूली है, मगर ऐसे तो ठंड पड़ ही रही है। हाँ, ठंड के कारण से तो देखो कानपुर है और उन्नाव और ये अपना उत्तराखंड में आदमी मरे जा रहे हैं। हाँ सर, थोड़ी दिक्कत तो हो रही है आने जाने में। ठंड है तो इसके कारण ठंड तो पड़ रही है, तो दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने जो खबर दी है उसे सुनकर हाड़ कांपने लगी। समूचा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। कई सालों में ऐसी ठंड नहीं देखी गई। पारा लुढ़क रहा है, लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी सितम के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठंड का आलम यह है कि 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हो सकता है जब जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है, जो सर्दी के साथ साथ बरसात के आसार भी बढ़ा सकता है, यानी सर्दी के सितम और बढ़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जबकि ये सर्दी की बरसात चंडीगढ़ और हरियाणा को भी भिगो सकती है। हालांकि दिल्ली में कोहरे की छटनी की तस्वीरें कंप्यूटर पर नजर आती हैं। 2006 जो लोएस्ट टेम्परेचर गया था रिसेंटली, है ना, वो एक था 7 से 10 और दूसरा था 2013 का जो स्पेल था वो 3 से 9 जनवरी। ये थर्ड स्पेल है लास्ट 23 ईयर्स में। ये थर्ड स्पेल है, वर्स्ट था जो कोल्ड स्पेल गया, जो 3 से 9 जनवरी। सफदरजंग का डाटा बोलता है दिल्ली में जो कोल्ड हुआ। लेकिन मौसम विभाग का यही अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ से अगले 3 दिन बर्फीली आफत के आसार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बर्फ की सफेद चादर में घिरे हैं रास्ते, पहाड़ों पर बर्फ का बसेरा है, गाड़ियों पर बर्फ का डेरा है। जहां तक नजर आती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। जरा यहां देखिए, पहाड़ सफेद हो रहे हैं। कुदरत ने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। मनाली में बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात लेकर आई है। कैसे बर्फ से प्रसन्न होकर खेल रहे हैं सैलानी। लेकिन इसी बर्फबारी ने सैलानियों के लिए मुश्किलों का पिटारा भी खोल दिया है। देखिए, कई किलोमीटर तक इसी तरह लंबा सड़क जाम लगा हुआ। बर्फबारी ने रास्तों की रफ्तार रोक दी। लोग जहां तहां फंस गए। पहले क्रिसमस, फिर नए साल के शुभागमन पर, और अब मनाली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर वही हमें लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए, ये मनाली से ले जाने वाले मार्ग का हाल है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें
गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बाईं ओर भी एक बार दिखाएं, कोशिश करें दिखाने की कि एक कई किलोमीटर लंबा जाम है जो सुबह से यहां पर लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बर्फबारी होने के बाद अब पर्यटक अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कई जगहों पर ये जो मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है अवरुद्ध हुआ पड़ा है। मकर संक्रांति के बाद अमूमन सूरज की किरणों की तपिश महसूस होने लगती है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार फ्रेश कोल्ड वेव डेवलप होगी। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी होगी फिलहाल कोई अनुमान नहीं, यानी अभी लोगों को सर्दी से और सावधान रहने की जरूरत है। मनाली से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।